आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। भारत की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनियां हैं, टीसीएस और इन्फोसिस, वो इतनी विशाल हैं, फिर भी उन्हें वो मेड इन इंडिया वाली इज्जत क्यों नहीं मिलती जो उनसे कहीं छोटी कंपनी ज़ोहो को मिलती है। चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ज़ोहो के मुकाबले टीसीएस और इन्फोसिस का साइज देखकर शायद कोई भी चौंक जाएगा। मतलब उनका रेवेन्यू, उनके कर्मचारियों की संख्या, ये सब हैरान करने वाला है। देखिए, टीसीएस का रेवेन्यू ज़ोहो से लगभग 20 गुना ज्यादा है और ये दोनों कंपनियां मिलकर करीब करीब 10 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। ये सच में इस इंडस्ट्री के टाइटन्स हैं। और यहीं पर हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर टीसीएस और इन्फोसिस इतने बड़े हैं, इतने प्रभावशाली हैं, तो फिर ज़ोहो को असली भारतीय या स्वदेशी गौरव का प्रतीक क्यों माना जाता है? ये सवाल ही हमें इस पूरे विश्लेषण की जड़ तक ले जाएगा। इससे पहले कि हम इस पहेली को सुलझाएं, एक बात साफ कर देते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस का जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा है। उन्होंने सचमुच में भारत की डिजिटल रीढ़ की हड्डी बनाई है और इसी वजह से ये पहेली और भी गहरी हो जाती है कि उन्हें ज़ोहो जैसी सराहना क्यों नहीं मिलती। जरा सोचिए, जब भी कोई शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता है तो वो असल में टीसीएस की बनाई हुई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा होता है। एनएससी और बीएससी के लिए वो हाई स्पीड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन्होंने ही बनाए हैं जो हर दिन करोड़ों के लेन देन को मुमकिन बनाते हैं। और बात सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी, पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल और टैक्स भरने के लिए जीएसटी नेटवर्क, इन सबको बनाने के पीछे इन्हीं बड़ी कंपनियों का हाथ है। इन्होंने करोड़ों लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को आसान और मॉडर्न बनाया है। और इनका आर्थिक असर वो तो और भी बड़ा है। ये कंपनियां जिस आईटी सर्विस सेक्टर को लीड करती हैं, वो भारत की जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि ये कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी हैं। तो चलिए अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सारी परतें खुलना शुरू हो जाती हैं। लोगों की सोच में जो ये फर्क है, उसका असली कारण यहीं छिपा है, उनके बिजनेस करने के मूल तरीके में। और ये स्लाइड ही उस पूरे रहस्य का जवाब है। सारा फर्क है आर&डी यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाले खर्च का। टीसीएस और इन्फोसिस अपने रेवेन्यू का 1% से भी कम इस पर खर्च करते हैं, जबकि ज़ोहो 20 से 30% तक। ये सिर्फ छोटा मोटा अंतर में ही है, ये जमीन आसमान का फर्क है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए जरा ज़ोहो के इन आंकड़ों की तुलना दुनिया के बड़ी कंपनियों से कीजिए। गूगल अपने रेवेन्यू का लगभग 15% और माइक्रोसॉफ्ट 13% आर&डी पे लगाता है। मतलब साफ है, ज़ोहो की सोच पारंपरिक सर्विस कंपनियों जैसी नहीं, बल्कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल टेक इनोवेटर्स जैसी है। तो यहाँ पे मूल अंतर हमारे सामने आता है। सर्विस कंपनी बनाम प्रोडक्ट कंपनी। टीसीएस और इन्फोसिस सर्विस कंपनियां हैं, मतलब वो दूसरों की बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स के लिए सोल्यूशन बनाती हैं। वहीं ज़ोहो एक प्रोडक्ट कंपनी है। वो अपने खुद की टेक्नोलॉजी, अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाती हैं और फिर उन्हें बेचती हैं। चलिए अब ज़ोहो के इस अनोखे नज़रिए को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और ये भी कि कैसे उनका ये बिजनेस मॉडल देश की आत्मनिर्भरता और इनोवेशन जैसे बड़े लक्ष्यों से जुड़ जाता है। ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू के ये शब्द उनकी पूरी फिलॉसफी बता देते हैं। उनका मिशन एकदम क्लियर है। असली सम्मान घर में अपनी खुद की तकनीक बनाने से मिलता है, सिर्फ विदेशी क्लाइंट्स को सर्विस देने से नहीं। तो असल में एक प्रोडक्ट कंपनी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ज़ोहो अपनी टेक्नोलॉजी के हर छोटे बड़े हिस्से की मालिक है। वो किसी और पे निर्भर नहीं है। वो अपने सारे प्रोडक्ट्स जीरो से खुद बनाते हैं। इसका ये भी मतलब है कि उनके पास अपने खुद के आविष्कार हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और वो सीधे सीधे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों को टक्कर देते हैं। ज़ोहो की पूरी स्ट्रैटेजी 3 बड़े आइडियाज पे टिकी है। पहला, अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल रखना। दूसरा, किसी बाहरी इन्वेस्टर पर निर्भर ना रहना, यानी आर्थिक रूप से पूरी तरह आज़ाद रहना। और तीसरा, एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट जिसे वो ट्रांसनेशनल लोकलिज्म कहते हैं। मतलब पूरी दुनिया में फैलना, लेकिन लोकल टैलेंट और वहां के समुदायों को साथ लेकर। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे जोड़कर देखते हैं। इन दो अलग अलग रास्तों का, इन दो अलग मॉडल्स का भारत के भविष्य के लिए आखिर क्या मतलब है? हम इससे क्या समझ सकते हैं? इस पूरे फर्क को समझने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। मान लीजिए एक सर्विस कंपनी एक बहुत ही कुशल कॉन्ट्रैक्टर की तरह है, जो किसी और के दिए डिजाइन और मटेरियल से एक शानदार इमारत बना देती है।
वहीं एक प्रोडक्ट कंपनी वो है जो डिज़ाइन भी खुद बनाती है, मटेरियल भी खुद बनाती है और फिर इमारत भी खुद ही खड़ी करती है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी शब्द आता है, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। आसान भाषा में इसका मतलब है किसी देश का अपनी डिजिटल ज़रूरतों के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर ना होना, जैसे कि अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना या अपना सर्च इंजन होना। ज़ोहो का ये जो प्रोडक्ट फर्स्ट मॉडल है वो इसी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और शायद इसीलिए इसे इतना सम्मान मिलता है। अंत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कोई एक हीरो और दूसरा विलन नहीं है। दोनों ही मॉडल देश के लिए बेहद ज़रूरी हैं। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी सर्विस कंपनियां लाखों नौकरियां पैदा करती हैं और देश में डॉलर लेकर आती हैं, तो वहीं ज़ोहो जैसी प्रोडक्ट कंपनियां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाती हैं और देश को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाती हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भारत के टेक्नोलॉजी के भविष्य की कहानी कौन लिखेगा, सर्विस सेक्टर या प्रोडक्ट सेक्टर? देश को आगे ले जाने के लिए हमें किस रास्ते पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।